नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, आपकी पता है कि ASO असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है यूपी PSC में। उसमें सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपके लिए पहले भी एक वीडियो लाई हूँ, तो मैं टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो आती रहती हूँ। मैं आपके लिए ये दूसरी वीडियो है क्योंकि अभी अभी ये सीरीज़ शुरू हुई है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपका पहला टॉपिक ही है अभी, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य? तो उसका मुख्य उद्देश्य है आपका विश्लेषण करना। क्या है? विश्लेषण करना। भाई सांख्यिकी के बहुत सारे उद्देश्य हैं। भाई आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको कंपैरिजन करना, उनको कंपैरिजन करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी फोरकास्टिंग करना, कि उनको पूर्वानुमान लगाना और फिर रिजल्ट निकालना। क्या है? आंकड़ों का सरलीकरण, कि उन्हें संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है, सरल और समझने योग्य। फिर उनका कंपैरिजन करना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की साक्षरता दर या किसी उत्पाद की बिक्री का तुलनात्मक अध्ययन सांख्यिकी विधियों द्वारा किया जाता है। अब सांख्यिकी विधि बहुत सारी हैं, मीन, मीडियन, मोड, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर उनकी पहचान करना, संबंधों की, दो या दो से अधिक चरों की के बीच क्या संबंध है, वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन है, यह जनसांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद अनिश्चितता का मापन और पूर्वानुमान, की फोरकास्टिंग करना, कि भाई जैसे कि मौसम विभाग वर्षा की भविष्यवाणी करता है, तो ये सभी सांख्यिकी का पार्ट है। उसके बाद नीति निर्धारण की पॉलिसी बनाना, जैसे गरीबी के आंकड़ों को देखकर ही नई कल्याणकारी योजनाओं का खाका तैयार किया जाता है, योजना तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांख्यिकी के अनुसार डेटा किस प्रकार का होना चाहिए? किस प्रकार का डेटा होना चाहिए? जो आपका संख्यात्मक रूप में हो। सांख्यिकी में परिणामों की सटीकता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि डेटा की गुणवत्ता कैसी है। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए डेटा में क्या क्या होना चाहिए? डेटा हमेशा अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। यदि आप शिक्षा के स्तर पर सोच रहे हैं तो आपके पास छात्रों की ग्रेड या साक्षरता दर का डेटा होना चाहिए। यही है कि मतलब आपको संख्या के रूप में डेटा होना चाहिए, तभी आप सांख्यिकी निकाल सकते हैं। डेटा विश्वसनीय स्रोतों से एकत्रित क्या होना चाहिए? डेटा संख्या की में तुलना का बहुत महत्व है। तो जैसे यदि आप दो शहरों की आय की तुलना कर रहे हैं कि किस शहर की ज़्यादा आय है, तो दोनों का डेटा एक ही मुद्रा जैसे रुपए और एक ही समय जैसे वार्षिक के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सांख्यिकी का क्षेत्र किसे दर्शाता है? किसे दर्शाता है सांख्यिकी का क्षेत्र? तो ये दर्शाता है उपयोग को। किसे? उपयोग को। सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह केवल गणितीय गणनाओं तक सीमित नहीं है, यह डेटा को सूचनाओं में बदलने की एक पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। भाई सांख्यिकी को विज्ञान भी माना जाता है और कला भी माना जाता है। क्योंकि विज्ञान क्या है? क्योंकि इसमें डेटा एकत्र किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसे व्यवस्थित नियमों और वैज्ञानिक विधियों का पालन किया जाता है। और फिर कला कैसे है कि उसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि यह प्राप्त परिणाम को वास्तविक जीवन की समस्या को सुलझाने के लिए व्यवहारिक रूप से लागू करने का कौशल सिखाती है। भाई जब आप किसी मानव मौसम का ही पूर्वानुमान लगा रहे हैं, तो भाई उसे आपको प्रेजेंट कैसे करना है कि लोगों को समझ में आ जाए, तो ये भी एक तो कला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांख्यिकी का कौन सा कार्य डेटा को क्रमबद्ध करता है? कौन सा कार्य डेटा को क्रमबद्ध करता है? तो वो आपका करता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जब डेटा अच्छा होता है तो वह बिखरा हुआ और समझने में कठिन होता है। हमें इसे उपयोगी बनाने के लिए क्या 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 करना पड़ता है? उनका वर्गीकरण करना पड़ता है। वर्गीकरण कैसे? जनसंख्या को डेटा के आधार ये वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है क्या? ये वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को उनकी समानताओं और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह या सूची में बांटा जाता है। जैसे आप किसी कक्षा के छात्र का वो निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो जितने नंबर आए, मान
50 नंबर वाले छात्र को आपने एक जगह रख दिया, 60 नंबर वाले छात्र को आपने एक जगह रख दिया। या फिर जनसंख्या के डेटा को साक्षर और निरक्षर की, आपने जनसंख्या निकालनी किसी देश की या शहर की, तो जो साक्षर हैं वह उनका डेटा आपने अलग अलग कर दिया, निरक्षर हैं उनका अलग रख दिया, पुरुष हैं उनका अलग रख दिया, स्त्री हैं उनका अलग रख दिया। उनके आधार पर बांटना ही आपका क्लासिफिकेशन है। फिर तो आता है आपका सारण्यन, जैसे आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, अब डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, रोज और कॉलम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांख्यिकी की एक प्रमुख सीमा क्या है। क्या है एक प्रमुख सीमा सांख्यिकी की? ये केवल संख्या का अध्ययन करती है, गुणात्मक विशेषताओं पर अध्ययन नहीं करती, ये केवल संख्याओं का अध्ययन करती है। यह सांख्यिकी ये केवल संख्याओं को देखती है। सांख्यिकी उन तथ्यों का अध्ययन कर सकती है जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे आय हो गई, वजन हो गया, ऊंचाई हो गई, वो बुद्धिमान, ईमानदारी, स्वास्थ्य, चरित्र, प्रेम, इनका अध्ययन नहीं कर सकती। ये केवल परिणाम कर सकती है, औसत पर सही कर सकती है। भारत में औसत आयु 70 वर्ष है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति 70 वर्ष तक जीवित रहेगा, कुछ 20 में भी जा सकते हैं और कुछ 100 तक भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांख्यिकी का उपयोग निर्णय लेने में क्यों किया जाता है। क्योंकि निर्णय लेने में क्यों किया जाता है सांख्यिकी का उपयोग? क्योंकि हम सही निर्णय ले सकें, इसलिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि सही निष्कर्ष निकल सके, इसलिए इसका उपयोग निर्णय लेने में किया जाता है। सांख्यिकी का उपयोग निर्णय लेने में इसलिए किया जाता है क्योंकि वह अनिश्चितता को कम करती है, भाई अनसर्टेनिटी को कम करती है और तथ्यों के आधार पर तर्क संगत मार्ग दिखाती है। बिना डेटा के लिए गए निर्णय केवल अनुमान या अंतर्ज्ञान पर आधारित होते हैं, इंट्यूशन पर आधारित होते हैं, जो जोखिम भरे हो सकते हैं। वही अनसर्टेनिटी कम होगी क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। लेकिन अगर हम कुछ अनुमान ले लें कि हम कल क्या होने वाला है, तो थोड़ी हमारी तो थोड़ी जो जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी और जो पहले से तैयार हो जाएंगे कल के लिए जोखिम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांख्यिकी में अविश्वास का मुख्य कारण क्या है। सांख्यिकी में अविश्वास का मुख्य कारण क्या है? कि गलत व्याख्या। क्या? गलत व्याख्या, गलत प्रेजेंटेशन। गलत आपके स्रोतों से ली गई आपकी वो नॉलेज, आपका ज्ञान। सांख्यिकी के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी। सांख्यिकी में अविश्वास का मुख्य कारण होता है इसके दुरुपयोग और भ्रामक प्रस्तुतिकरण की क्षमता, कि उसका मिसयूज हो सकता है और जो भ्रामक प्रस्तुतिकरण की प्रेजेंटेशन भी आपकी गलत हो सकती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए केवल वही आंकड़े चुनते हैं जो उनके पक्ष में होते हैं, इसलिए सांख्यिकी का गलत उपयोग हो सकता है। इसे चेरी पिकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि वो आंकड़े वो छुपा लेते हैं। मान लीजिए यदि केवल अमीर लोगों से अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो आंकड़े देश की वास्तविक स्थिति नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो कह देंगे कि भाई सब अब सही है। तो कैसे पता पड़ेगा कि किस देश में गरीबी है और किस देश में नहीं है। एक एग्जांपल देखिए, ये सांख्यिकी में 2 चीज़ों के बीच संबंध दिखाने का मतलब यह नहीं है कि एक चीज़ दूसरी का कारण है। जैसे यदि गर्मी में आइसक्रीम की बिक्री और डूबने की घटनाएं दोनों बढ़ती हैं, तो उसका मतलब यह नहीं कि आइसक्रीम खाने से लोग डूब रहे हैं, तो दोनों का कारण गर्मी है। सांख्यिकी का गलत इस्तेमाल इन्हें आपस में जोड़कर दिखा सकता है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूब रहे हैं, भाई लोग पानी में जाते हैं गर्मी में, तो ये अलग अलग कारण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांख्यिकी का दुरुपयोग कब होता है। कब होता है सांख्यिकी का दुरुपयोग? जब डेटा का गलत उपयोग हो, तब सांख्यिकी का दुरुपयोग हो जाता है। भाई डेटा कुछ और है, भाई वो कुछ और कर रहे हैं। मान लीजिए जब डेटा इकट्ठा करते समय केवल ऐसे लोगों या वस्तुओं को चुना जाता है जो शोधकर्ता की मर्जी के परिणाम दे सके। मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, आप इनसे पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, और केवल आप आपके पक्ष में हो, केवल वही बात आप जाके आगे फॉरवर्ड कर दी। मान लीजिए यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता जानने के लिए केवल उन ग्राहकों का इंटरव्यू लिया जाए जो उसे पसंद करते हैं, तो परिणाम क्या होंगे? परिणाम क्या? पक्षपाती होंगे। भाई किसी को वो पसंद है और किसी को नहीं है, तो कैसे आपके परिणाम निकलेंगे? मान लीजिए अपूर्ण डेटा का प्रदर्शन। कभी कभी लोग पूरा डेटा दिखाने के बजाय केवल उसका एक छोटा हिस्सा दिखाते हैं जो उनके
पक्ष में हो। मान लीजिए किसी कंपनी का 5 साल से घाटा चल रहा है, लेकिन वो केवल क्या करे, 5 साल का घाटा नहीं दिखाए, केवल एक महीने में जो मुनाफा हुआ है पिछला वो दिखा दे, ताकि जो और लोग हैं उन्हें आकर्षित किया जा सके। तो ये भी एक सांख्यिकी का गलत इस्तेमाल है, या फिर तकनीकी शब्दों का मायाजाल। भाई आम जनता को भ्रमित करने के लिए आपका मीन, मीडियन, मोड जैसे गलत शब्दों का गलत संदर्भ में प्रयोग करना। मान लीजिए एक फैक्ट्री मालिक कहता है कि यहाँ औसत वेतन जो है आपका 50,000 है। कितना है? 50,000 है। एक यहाँ औसत वेतन कितना है? 50,000 है। जबकि असलियत में जो मालिक का वेतन है वो बहुत ज़्यादा है और मजदूरों का बहुत कम। तो क्या होगा? यहाँ मीन का उपयोग करके सच्चाई छुपाई गई है कि आपका वेतन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांख्यिकी का कौन सा कार्य डेटा एकत्र करता है? कौन सा कार्य डेटा एकत्र करता है सांख्यिकी का? तो वो आपका करता है संग्रह। कौन सा संग्रह? कलेक्शन ऑफ डेटा। यह सांख्यिकी अनुसंधान या जांच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि डेटा एकत्र करने में कोई गलती होती है तो आगे का पूरा विश्लेषण और निकाले गए निष्कर्ष गलत होते हैं। हम अगर अपने डेटा गलत इकट्ठा कर लिया तो भाई जो उसके एनालिसिस होगा वो भी गलत होगा, उसका रिजल्ट होगा वो भी गलत होगा। कैसे? अब मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे डेटा एकत्रित करता है। इसकी 2 विधियां हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में क्या है, प्राइमरी में क्या है कि आप खुद जाकर उनसे साक्षात्कार करें, उनका इंटरव्यू लें, जो लोग हैं उन्हें क्वेश्चनायर दें, उन्हें टेलीफोनिक इंटरव्यू लें। और द्वितीयक, मान लीजिए आप रिपोर्ट्स देख लें पहले से ही, या फिर गूगल पे देख लें कि आप कैसे कैसे डेटा ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांख्यिकी का कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है? सांख्यिकी का कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है? तो वह आपका डेटा के उपयोग से। कितना? डेटा के उपयोग से। यह केवल अंकों का खेल नहीं है सांख्यिकी, बल्कि डेटा को एकत्रित करने से लेकर उससे निष्कर्ष निकालने तक की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ये सांख्यिकी एक विज्ञान है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसकी अपनी विशिष्ट विधियां हैं, नियम हैं और सिद्धांत हैं। यह तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करती है। कला जैसे आपकी ये प्रेजेंट करती है कि जीवन की समस्याओं जैसे गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, आपके जो जनसंख्या हो गई, यह आपकी कला है। सांख्यिकी का कार्यक्षेत्र का यह ऐसा सांख्यिकी विभाजन को दर्शाता है। विवरणात्मक, ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 हिस्सों में काम करता है, विवरणात्मक सांख्यिकी और अनुमानित सांख्यिकी। विवरणात्मक क्या है कि ये डेटा को ग्राफ्स के रूप में, चार्ट्स के रूप में समझाता है कि इसके उद्देश्य डेटा के मुख्य विशेषता को स्पष्ट करता है। और अनुमानित सांख्यिकी ये केवल एक सैंपल के रूप में दर्शाता है कि आगे का हमारा जो आगे जैसे पॉपुलेशन हो गया, यह सैंपल के आधार पर पूरी जनसंख्या के बारे में भविष्यवाणी करने या निर्णय समझता है कि हम केवल एक सैंपल देंगे और ये पूरी जनसंख्या का बता देगा कितनी हो सकती है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सांख्यिकी में गलत निष्कर्ष कब निकलते हैं? अभी ये वही आपका घूम फिर क्वेश्चन वही आ रहा है। गलत निष्कर्ष कब निकलते हैं? जब गलत डेटा मिल जाए या फिर उसका गलत विश्लेषण हो जाए। सांख्यिकी में गलत निष्कर्ष तब निकलते हैं जब आंकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण या उनकी व्याख्या में मानवीय या तकनीकी त्रुटि होती है। अगर आंकड़ों का गलत उपयोग हो, न केवल उनका परिणाम गलत होगा बल्कि गलत निर्णय लेने का कारण भी बनता है। यदि नमूना जो है, सैंपल जो है पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता तो निष्कर्ष गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सांख्यिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में होता है सांख्यिकी उपयोग? तो वो आपका सभी क्षेत्रों में होता है। अर्थशास्त्र, व्यापार, प्रशासन, सभी क्षेत्रों में होता है। अर्थशास्त्र में कैसे होता है? मान लीजिए जीडीपी हो गई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हो गई कि दर मापना और मांग व आपूर्ति का विश्लेषण करना, सभी में आपका पूरी इकोनॉमिक्स में आपका सांख्यिकी का बहुत बड़ा महत्व है। बिजनेस हो गया कि जो ग्राहकों की पसंद हो गई और उनकी ज़रूरत हो गई, उनको समझना हो गया। उत्पादन के दौरान जो खराब उत्पाद हैं उनकी संख्या करना कि कितने हमारे जो उत्पाद हैं वो खराब हो चुके हैं, या फिर पिछले आंकड़ों को देखकर भविष्य की बिक्री का अनुमान लगाना, ये भी आपके सांख्यिकी में इंक्लूड है। आपका मेडिकल और साइंस में भी आपका आ गया कि किसी नई दवा के प्रभाव और उनके दुष्प्रभावों की जांच करना, या फिर अगर कोई बीमारी फैली है तो उनकी बीमारी फैलने की दर और उनकी पैटर्न को समझना, या फिर जो शासन और प्रशासन है कि जनसंख्या की गणना, संरचना, साक्षरता और लिंगानुपात को समझना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या है। क्या है सांख्यिकी का मुख्य कार्य? तो उसका मुख्य कार्य है डेटा का विश्लेषण करना। अब आता उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, वही बात हो गई कि डेटा का विश्लेषण करना, कि उसको एनालिसिस करना, ये इसका मुख्य कार्य है। भाई कौन कौन से कार्य हैं आपको याद हो जाना चाहिए। डेटा को इकट्ठा करना, उनका कंपैरिजन करना, उनका विश्लेषण करना, पॉलिसी बनाना और निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सांख्यिकी सीमा का अर्थ क्या है। सांख्यिकी सीमा का अर्थ क्या है? क्या है सांख्यिकी सीमा का अर्थ? तो वह सीमित उपयोग की स्थिति। क्या है? सीमित उपयोग की स्थिति। सांख्यिकी सीमाओं का उन प्रतिबंधों और कमियों से हैं जहाँ सांख्यिकी विधियाँ काम नहीं करती या उनके परिणाम सटीक नहीं होते। भाई उनकी कुछ मर्यादाएं हैं, जैसे कि ये केवल सांख्यिकी जो आपके जैसे संख्या में जो आपके वो होंगे फैक्ट्स होंगे, केवल उन्हें ये विश्लेषण कर सकते हैं, उन्हें एसेस कर सकती है। जैसे आय हो गया, वजन हो गया, उम्र हो गया, उत्पादन हो गया, ये केवल संख्या में है, इसलिए उनका विश्लेषण कर सकती है। भाई उनके गुणों का नहीं या फिर व्यक्तिगत इकाइयों का महत्व नहीं है। ये यदि आप किसी शहर की औसत आय 50,000 है तो सांख्यिकी यह नहीं बता सकती कि शहर के मिस्टर एक्स की आय कितनी है। यह औसत से बहुत अधिक, कम या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। या फिर सांख्यिकी एक जटिल विज्ञान है। इसकी सीमाओं का एक अर्थ यह भी है कि कोई अकुशल व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो निष्कर्ष गलत निकलने की संभावना 100% होती है। ये केवल एक कुशल व्यक्ति ही कर सकता है। इसे अनाड़ी के हाथ में तलवार की तरह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांख्यिकी का कौन सा कार्य डेटा को प्रस्तुत करता है। कौन सा कार्य डेटा को प्रस्तुत करता है? तो वह आपका प्रस्तुतिकरण। कौन सा? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन से रूप हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। टैबुलेशन की जो आंकड़ों हैं उन्हें रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। जब डेटा को तुलनात्मक रूप से और संक्षिप्त में दिखाना हो तो उन्हें टेबल्स और कॉलम्स में, या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बार डायग्राम हो गए, पाई चार्ट्स हो गए, या छोटी तस्वीरों या प्रतीकों का उपयोग करना, या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जहाँ डेटा को ट्रेंड्स और परिवर्तनों को दिखाने के लिए सबसे प्रभावी लाइन ग्राफ्स हो गए, हिस्टोग्राम हो गए, या फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हो गए, उनमें दिखाया जाता है। डेटा का प्रस्तुतिकरण एक पुल है जो कच्चे आंकड़ों और सार्थक निष्कर्ष के बीच काम करता है। बिना अगर आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा तो आपका अच्छे से अच्छा डेटा भी बेकार हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पहले की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। ये आपकी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज इसी तरह ही चलती रहेगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।